नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग के दूसरे भाग को, जिसका नाम है जल संसाधन। तो सबसे पहले हम समझते हैं जल संसाधन को। तो वे सभी पानी के स्रोत जो मनुष्य के लिए उपयोगी है या उपयोगी हो सकते हैं उसे जल संसाधन कहा जाता है। अब देखो, यह है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी की जो सतह है उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब देखो, पृथ्वी पर इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी हम इन सारे पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी पानी मौजूद है उसमें से 96.5% पानी महासागर का पानी है। और आपको पता होगा कि महासागर का पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है, जिसके चलते हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनके अलावा 2.5% पानी ऐसा है जो मृदु जल है, यानी कि ये नमकीन नहीं होते हैं और हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या है। हमारे पास जितने भी मृदु जल है उसका 70% भाग बर्फ और ग्लेशियर के रूप में है और बचा हुआ 30% मृदु जल भूपृष्ठीय जल और भूजल के रूप में है, और केवल हम इसी 30% पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या ये 30% पानी हमारे लिए पर्याप्त है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो पानी है वो नवीकरणीय संसाधन है। अब देखो, आपको पता है कि पृथ्वी पर बहुत पानी है, लेकिन वो पानी कहाँ कहाँ पर और किन किन रूप में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जो जल स्रोत है वो मुख्यतः 4 रूपों में पाए जाते हैं। पहला भूपृष्ठीय जल, दूसरा भूमिगत जल, तीसरा वायुमंडलीय जल और चौथा महासागरीय जल। तो अब हम इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भूपृष्ठीय जल को। तो वह जल जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है उसे भूपृष्ठीय जल कहा जाता है, जैसे कि नदी का जल, झील का जल, तालाब का जल, नाला का जल इत्यादि। ये सभी भूपृष्ठीय जल के उदाहरण हैं। तो अब हम समझते हैं भूमिगत जल को। तो वह जल जो पृथ्वी की सतह के नीचे मिट्टी, रेत और चट्टानों की दरारों या खाली स्थानों में जमा होता है उसे भूमिगत जल या भूजल कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पृथ्वी की सतह के नीचे पानी कैसे गया? तो देखो, जो भूपृष्ठीय जल होता है या जो वर्षा का पानी होता है उसे मिट्टी अपने अंदर धीरे धीरे सोखती रहती है और ये पानी धरती के नीचे जाकर जमा होते रहती है। अब देखो, ये जो भूमिगत जल है उसे हम चापाकल, कुआं, नलकूप के द्वारा बाहर निकालते हैं उसका उपयोग करने के लिए। तो अब हम समझते हैं वायुमंडलीय जल को। तो वह जल जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होता है उसे वायुमंडलीय जल कहा जाता है। अब यहाँ पर आपके मन में 2 सवाल आ रहा होगा। पहला कि क्या वायुमंडल में भी जल होता है, और दूसरा वायुमंडल में जल आता कहाँ से है? तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि हाँ, वायुमंडल में भी जल होता है, जैसे कि वर्षा की बूंदे, कोहरा, बर्फ के क्रिस्टल इत्यादि, ये सब जल के ही रूप है। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि वायुमंडल में जल भूपृष्ठीय जल से ही आता है। होता यह है कि सूर्य की गर्मी के कारण नदी, झील, तालाब इत्यादि का पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। तो अब हम समझते हैं चौथे जल के स्रोत को, जो कि है महासागरीय जल। तो वैसा जल जो पृथ्वी के सागरों और महासागरों में मौजूद होता है उसे महासागरीय जल कहा जाता है, जैसे कि समुद्र का पानी, प्रशांत महासागर का पानी, हिंद महासागर का पानी इत्यादि। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है जल संसाधन का वितरण। तो देखो, पृथ्वी पर तो बहुत पानी है, लेकिन हर जगह बराबर मात्रा में पानी नहीं है। अगर हम बात करें विश्व की, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहा जाता है। और जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर भी बहुत पानी है, लेकिन वहां पानी से ज्यादा जमीन है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध भी कहा जाता है। अब देखो, विश्व में जो मृदु जल है यानी कि जो मीठा जल है उसका 75% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में मौजूद है। और अगर हम बात करें भारत की, तो विश्व की लगभग 16% आबादी भारत में रहती है और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। तो क्या ये 4% जल भारत के लिए काफी है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भारत में प्रति वर्ष 4000 घन किलोमीटर जल वर्षा के द्वारा और 1869 घन किलोमीटर जल भूपृष्ठीय जल के द्वारा प्राप्त होता है। और ये जल भारत के लिए काफी है, क्योंकि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि 1 घन किलोमीटर में 1 लाख करोड़ लीटर जल होता है। और भारत के पास जितना भी पानी है उसका सिर्फ हम 32% ही उपयोग कर पाते हैं। अब देखो, भारत में जो भूपृष्ठीय जल है उसका 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियों में प्रवाहित होता है। तो कौन से वो 3 देश? तो पहला है सिंधु, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। और आपको मैं बता दूं कि विश्व की जो 10 सबसे बड़ी नदी है उसमें पहले नंबर पर नील नदी का नाम आता है, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम 8वें नंबर पर आता है, और गंगा नदी का नाम 10वें नंबर पर आता है। अब देखो, भारत में जो भूमिगत जल उपलब्ध है
वो लगभग 443.9 अरब घन मीटर है और इस जल का 19% हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है जल संसाधन का उपयोग। तो देखो, भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी की ज़रूरतें भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एक डेटा के अनुसार अगर हम बात करें 1951 ईस्वी की, तो उस समय पर भारत की जनसंख्या कम थी, जिसके चलते भारत के प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। और अगर हम बात करें 2001 की, तो ये डेटा 1829 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल तक पहुंच गई थी। और उसी समय पर एक अनुमान लगाया गया था कि ये डेटा 2025 ईस्वी तक भारत में प्रति व्यक्ति जल 1342 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल हो जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हमें जल संकट की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम पानी का उपयोग करना ही छोड़ दें, क्योंकि जीवन चलाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत तो होगी ही। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि प्राणियों में 65% और पौधों में 65 से 95% तक जल का अंश मौजूद रहता है। और अगर हम बात करें जल के उपयोग की, तो पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मल मूत्र विसर्जन इत्यादि इन सब कामों के लिए जल का उपयोग होता है। इसके अलावा जल का उपयोग जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा इत्यादि जैसे कामों के लिए किया जाता है। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई गई थी। और इन सब परियोजनाओं में से सबसे ज़्यादा ध्यान नदी घाटी परियोजनाओं पर दिया गया था। आप इन बातों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब देखो, यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो देखो, नदी घाटी परियोजनाओं के कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि सबसे पहले किसी नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है, जिनसे होता यह है कि बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, पीने के लिए या सिंचाई के लिए जल की पूर्ति कर सकते हैं। और इन सब के अलावा बिजली उत्पादन, उद्योगों के लिए जल की पूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि, पर्यटन इत्यादि, ये सब काम नदी घाटी परियोजनाओं के तहत ही किया जा सकता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारत में कई सारे नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ, जैसे कि भाखरा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, गोदावरी नदी घाटी परियोजना, कृष्णा नदी परियोजना, स्वर्ण रेखा परियोजना एवं सोन नदी परियोजना। लेकिन इन सब परियोजनाओं में कुछ ऐसे भी परियोजनाएं थी जिनका विरोध होने लगा, जैसे कि टिहरी बांध आंदोलन। इस परियोजना में सरकार को बहुत से जन विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना था कि हम अपनी जमीन, आजीविका और संसाधन को छोड़कर तो चले जाएंगे, लेकिन उसके बदले हमें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से हमें एक और घटना देखने को मिलता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें हुआ यह था कि 1985 ईस्वी में गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनने वाला था, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को वो जगह छोड़कर कहीं और जाने को बोला गया और उसके बदले उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। और इन सब के अलावा पर्यावरण को भी हानि पहुंच रहा था। तो इन सब को देखते हुए ये आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों का उचित पुनर्वास हो और पर्यावरण की सुरक्षा हो। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है जल संकट। तो देखो, पानी की कमी या पानी की अनुपलब्धता को ही जल संकट कहा जाता है। तो देखो, कहने को तो पृथ्वी पर बहुत पानी है, लेकिन पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 96.5% पानी महासागरों में है, जो कि बहुत ज़्यादा लवणीय है, जिसके चलते हम उस पानी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और पृथ्वी पर जो अलवणीय जल है, यानी कि जो मृदु जल है, वो 2.5% है, जिसका उपयोग हम करते हैं। लेकिन पानी का उपयोग हम लोग अभी जिस तरह से कर रहे हैं, उसके चलते हमें आने वाले समय में जल संकट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पानी तो नवीकरणीय संसाधन है, तो इसकी कमी हमें कैसे देखने को मिल सकती है। तो देखो, आने वाले समय में हमें पानी की कमी कई कारणों की वजह से देखने को मिल सकती है। जैसे कि पहला, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण। तो देखो, पहले के टाइम पर जनसंख्या कम थी और पानी ज़्यादा था, लेकिन अभी पानी तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के कारण लोगों को कम पानी मिल रहा है। आया समझ? नहीं आया? कोई बात नहीं, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि ये एक फैमिली है और इस फैमिली में 4 लोग रहते हैं और इस फैमिली को हर दिन 20 लीटर पानी मिलता है उपयोग करने के लिए। तो फैमिली में 4 लोग हैं और 20 लीटर पानी है, मतलब कि चारों लोगों को 5-5 लीटर पानी मिलेगा।
अब मान लो कि इस फैमिली में जनसंख्या बढ़ गई है और अब इस फैमिली में 10 लोग रहते हैं और पानी इसको 20 लीटर ही मिल रहा है, तो अब हर इंसान को 2 ही लीटर पानी मिलेगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर पानी तो उतना ही है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पहले के मुकाबले लोगों को अब कम पानी मिलता है। दूसरा है जल का अत्यधिक दोहन। तो देखो अभी के समय में जो भूजल है यानी कि जो भूमिगत जल है उसका बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। जहाँ पर लोगों को 10 लीटर पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पर लोग 40-50 लीटर पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा लोग अपने खेतों की सिंचाई भी भूमिगत जल से ही करते हैं। पहले के समय में खेतों की सिंचाई नदी के जल से किया जाता था। इसके अलावा जल से विद्युत भी प्राप्त किया जाता है। और अगर हम बात करें अपने भारत की तो लगभग 22% विद्युत सिर्फ जल विद्युत से ही प्राप्त किया जाता है। तीसरा है वर्षा का समय से न होना। तो देखो बहुत ज़्यादा पेड़ काटने के वजह से अब समय पर वर्षा नहीं हो रही है और जो भूमिगत जल है वो वर्षा जल से ही एकत्र होता है। समय से वर्षा नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा राजस्थान में सुखाड़ देखने को मिलता है। चौथा है जल प्रदूषण। तो देखो अभी के समय में भारत की अधिकतर नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं, क्योंकि अभी के समय में जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं उन सबका अपशिष्ट पदार्थ और रसायन नदियों में ही जाता है। और इसके अलावा ज़्यादातर जगहों पर नदियों के किनारे कचरा भी फेंका जाता है। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि केवल कानपुर में 180 चमड़े की फैक्ट्री है जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल यानी कि जो गंदा पानी है वो गंगा नदी में विसर्जित करती है। तो इन सब कारणों की वजह से हमें आने वाले समय में जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे जिसका नाम था फॉल्कन मार्क, और उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है और इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। इनके अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से संख्या यानी कि आर्सेनिक के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अति दोहन से पानी में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है। ठीक इसी प्रकार का हमें एक और घटना देखने को मिलता है। राजस्थान और महाराष्ट्र में जल के अति दोहन से फ्लोराइड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। तो देखो जिस तरह से जल का अति दोहन या जल प्रदूषित हो रहा है, इनको देखते हुए हमें जल संरक्षण एवं प्रबंधन करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने जल संसाधन के संकट से निपटने के लिए सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति बनाया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस नीति में संशोधन हुआ और संशोधन होने के बाद इसे राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब ये जो राष्ट्रीय जल नीति 2002 था, इसमें 3 बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। पहला, जल की उपलब्धता को बनाए रखना, यानी कि हर इंसान को पानी मिलना चाहिए, इस पर ध्यान देना। दूसरा, जल को प्रदूषित होने से बचाना, यानी कि जो नदी, तालाब, झील इत्यादि का पानी है उन सबको प्रदूषित होने से बचाना। और तीसरा, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण, यानी कि जो जल प्रदूषित हो गया है उनको साफ करके फिर से अच्छा करना। इनके अलावा कुछ उपाय भी बताए गए थे जल संरक्षण करने के लिए। तो जो पहला उपाय था जल संरक्षण के लिए वो था भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति। तो देखो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जल मिशन को लेकर एक बात कही थी कि हमें भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए, जिनसे होगा ये कि खेतों, गाँवों, शहरों और उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। और इसके लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, तब जाके समय पर बारिश होगी और हमें भूजल मिल पाएगा। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि भूमिगत जल का 22% भाग का संचय सिर्फ वर्षा जल के भूमि में प्रवेश होने से होता है। दूसरा उपाय था जल संभर प्रबंधन। तो देखो जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग करके उद्यान, कृषि, वानिकी, जल कृषि और कृषि उत्पादन को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा पेयजल की भी पूर्ति की जा सकती है। तीसरा उपाय था तकनीकी विकास। तो देखो हम लोग कुछ ऐसे उपकरण का उपयोग कर सकते हैं जिनसे पानी का उपयोग कम से कम हो लेकिन लाभ अधिक से अधिक हो। जैसे कि हम लोग खेतों की सिंचाई बोरिंग से करते हैं तो उसमें पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं। इसके बदले हम ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों की सिंचाई, सीढ़ीनुमा खेती कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि है वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनर्चक्रण। तो देखो बरसात के समय में जब वर्षा होती है तो बरसात के पानी को जमा करके रख लिया जाता है बाद में उसका उपयोग करने के लिए, और ऐसा हमें सबसे ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। होता यह है कि जब वर्षा होती है तो उस पानी को छत पर जमा करते हैं और बाद में उस पानी को पाइप के द्वारा टैंक या कुआं में जमा कर लेते हैं और समय समय पर उसका उपयोग करते हैं। हालांकि सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का विकास करवाया था पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, और ये जो छत वर्षा जल संग्रहण है ये हमें मेघालय के शिलोंग में भी देखने को मिलता है।
अब देखो, मेघालय में 2 जगह है, चेरापूंजी और मौसिनराम। इन दोनों जगह पर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पीने का 25% पानी छत जल संग्रहण से ही होता है। इन सब के अलावा कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथुर गांव में भी छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है। और वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संरक्षण किया जाता है। तो अब हम समझते हैं अपने अगले और लास्ट टॉपिक को, जो कि है सोन परियोजना एक अध्ययन। तो देखो, सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन और पहली परियोजना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1874 ईस्वी में इस परियोजना का विकास किया था। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि खेतों की अधिक सिंचाई हो और ज़्यादा फसल उत्पादन हो सके। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और जल आपूर्ति भी हो सके। अब देखो, कोई नदी होती है तो वो सिर्फ एक ही राज्य में नहीं होती है, वो नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है, और जो राज्य सरकार होता है वो उस नदी के जल का उपयोग करना चाहते हैं। इस वजह से कभी कभी 2 या 3 राज्यों के बीच विवाद हो जाता है, जिसे अंतर्राज्यीय जल विवाद कहा जाता है। और यही अंतर्राज्यीय जल विवाद सोन नदी के पानी को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच हुआ था। हालांकि अब इसके समाधान के लिए पहल हो रही है। तो ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है, और आगे आप लोगों को किस चैप्टर पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ देखो, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्लास 10th में पढ़ते हो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।